आज मैं आपको आरसीसी में अगला टॉपिक डिजाइन स्टेप फॉर सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको आईएस कोड की गाइडलाइन बताई थी इसकी सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम की। तो यूनिट थर्ड डिजाइन स्टेप फॉर द आरसीसी सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम रेक्टेंगुलर बीम, वह बीम जिसके ओनली टेंशन जोन में ही स्टील प्रोवाइड करें उसको कहेंगे सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम। सबसे पहले कैलकुलेट द फैक्टर्ड एमयू की फैक्टर्ड एमयू कैलकुलेट करना। अब फैक्टर्ड एमयू के लिए क्या होगा, अगर हम बात करें तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, WU_L²/8। W मतलब फैक्टर्ड लोड, ये तो इसके लिए लोड भी चाहिए और आपका स्पान चाहिए। तो सबसे पहले हम करेंगे अज्यूम द विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द बीम कि क्यों कि डेड लोड लेना है तो उसके लिए हमें इस बीम का साइज पता होना चाहिए। अगर डेड लोड की जरूरत नहीं है तो यहाँ साइज आप नहीं लें, नीचे भी निकल सकता है। तो अगर बीम की विड्थ और डेप्थ की बात करें तो विड्थ कितनी लेते हैं, हाफ से 1/3 ऑफ द डेप्थ। विड्थ कितनी लेंगे, जो डेप्थ है उसकी हाफ से 1/3, सामान्य तौर पर हाफ लेंगे। अगर 500 mm डेप्थ की बीम है तो विड्थ 250 लेंगे। विड्थ लेने का मॉड्यूलर शटरिंग के अनुसार भी ले सकते हैं, दीवार की थिकनेस के अनुसार भी ले सकते हैं। 230, 250 या 300 mm, सामान्य तौर पर 230 mm या 300 mm बीम की विड्थ हम कंस्ट्रक्शन में लेकर चलते हैं, लेकिन ये थंब रूल है हाफ से 1/3। डेप्थ की बात है स्पान अपॉन 12 से स्पान अपॉन 15, यानी स्पान मान लो आपका 5 मीटर है तो अपॉन 12 से और 15 के बीच में, तो आप थोड़ा हायर साइड ले लो, ये 12 के आसपास। तो ये थंब रूल है इसका क्रॉस सेक्शन लेने का कि किस तरह से आप इसको लोगे। जब आप यहाँ डेप्थ ले लेते हो तो उसके बाद टोटल डेप्थ भी आराम से ले सकते हो। क्यों, टोटल डेप्थ में क्या होगा, आपका इफेक्टिव कवर जुड़ेगा। तो इफेक्टिव कवर के लिए क्या करोगे आप, नॉमिनल कवर स्टीरअप का डाया 8 mm प्लस 5/2, जितना बार डाया उसका आधा जुड़ जाएगा। तो इस तरह से अगर इसको मैं डायग्राम से बताऊं आपको, तो ये आपकी डी है, ये आपकी ये डी है, यहाँ से यहाँ तक। अब ये डी है तो आपको ये पोर्शन और जोड़ना है ताकि टोटल डी मिले। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ स्टीरअप है ऐसे, तो ये एक तरह से क्लियर कवर स्टीरअप का डाया प्लस 5/2, ये जोड़ने के बाद आपका इफेक्टिव कवर आ जाएगा और वो जोड़ दोगे तो टोटल डेप्थ आ जाएगी। तो आई थिंक क्लियर हुआ पहला पॉइंट का पहला स्टेप। इसी के अंदर कैलकुलेट डेड लोड। डेड लोड की गणना कैसे करें, तो आपको मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में बताया आरसीसी का यूनिट वेट कितना है, 25 kN/m3। तो डेड लोड और लाइव लोड, सामान्य तौर पर बिल्डिंग पर दो लोड तो आते आते हैं, डेड लोड, लाइव लोड, लेकिन अर्थक्वेक लोड भी ले सकते हो, जो मैंने टेबल बताई थी आईएस कोड की, जो लोड कम्बिनेशन की, और विंड लोड भी ले सकते हो अगर बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा है तो डेड लोड, लाइव लोड। लाइव लोड मान लो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो 2 है km/m²। डेड लोड इसके क्रॉस सेक्शन के ऊपर है और 25 इसका यूनिट वेट है, तो B/D/25। तो ये तो आपका हो गया आपका डेड लोड, और लाइव लोड आपके पास देगा या बिल्डिंग की टाइप बताएगा। तो डिजाइन लोड, उस लोड को जोड़कर 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा डिजाइन लोड। डिजाइन लोड क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक लोड इंटू पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, जो सामान्य तौर पर डेड है, ठीक है। डिजाइन बेंडिंग मोमेंट एमयू या फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट या अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट WU_L²/8, ये इफेक्टिव स्पान है, ये डिजाइन लोड है, सिंपली सपोर्टिव है। कैंटिलीवर है तो अलग वैल्यू होगी। तो ये आप याद कर ये एमयू निकाल दिया। तो पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट कर दिया आपने। ये कई बार तो ये दे देते हैं डायरेक्ट, या कई बार स्पान और लोड दे देते हैं, तो स्पान और लोड है तो उससे आपने ये कैलकुलेट कर लिया। अब अगर आगे बात करें तो कैलकुलेट XU max/D, ये हमें
आपको मैंने पहले बताया था बैलेंस सेक्शन को न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ को बोलते हैं एक्सियोमैक्स और ये इफेक्टिव डेप्थ। तो अलग अलग स्टील ग्रेड के लिए वैल्यू अलग अलग है, 0.53, 0.48, 0.46, 250, 415 और 500 आपकी स्टील ग्रेड के लिए। ये दोनों टॉर्क के हैं, ये माइल्ड के हैं। तो एक्सियोमैक्स अपॉन डी की ये वैल्यू है। अब अगर हम बात करें इसका एज पर कोड एम यू या अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट आर यू बी डी स्क्वेयर, तो आर यू क्या है 0.148 एफ सी के, 0.138, 0.133 एफ सी के। ये वैल्यू जो फार्मूला मैंने बताया था उससे डायरेक्टली आपका बैलेंस सेक्शन की आ जाएगी। ये बैलेंस सेक्शन की है, तो ये वैल्यू आप उस फार्मूला में रखोगे तो ये एक तरह से मोमेंट रजिस्टिंग फैक्टर भी मान सकते हो इसको, नहीं आर यू। तो एम यू क्या होता है आर यू बी डी स्क्वेयर। तो ये तो क्रॉस सेक्शन है और ये मोमेंट रजिस्टिंग फैक्टर और ये आपका लिमिटिंग या अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट होगा। जब आपका सपोज करो 500 ग्रेड है तो 500 ग्रेड के लिए 0.46 रखोगे तो इसमें कितना आ जाएगा 0.133 एफ सी के 20 है, तो ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। बी आपने ऊपर ले ली, ठीक है, और डी डिसाइड कर ली। अब यहाँ पर बैलेंस सेक्शन के लिए डी मिनिमम कितनी चाहिए इस बेंडिंग मोमेंट के अकॉर्डिंगली, तो ये क्या हो गया एम यू बराबर आर बी डी स्क्वायर, डी बराबर एम यू अपॉन आर बी का रूट। तो ये मोमेंट रजिस्टिंग फैक्टर आपके पास है। विड्थ आपने डिसाइड कर ली, नेजूम कर लो 250 mm, 230 mm और एम यू है, तो इसे डी रिक्वायर्ड आ गई। सपोज करो डी रिक्वायर्ड आ गई 400 mm और यहाँ पर आपने मानी है 450, तो सेफ है, सेक्शन अंडर इन्फोर्समेंट है। क्यों? आगे बैलेंस सेक्शन के लिए डी कितनी चाहिए 400 mm, आपने कितनी मानी 450, लेकिन सपोज करो यहाँ 450 मानी, यहाँ 500 आ जाती है या 475 आ जाती है, तो आपको रीडिजाइन करना पड़ेगा। ये स्टेप दोबारा से इसको रिवाइज करने पड़ेंगे। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं आगे कि एएसटी की गणना करें। एएसटी एरिया ऑफ स्टील की कैलकुलेशन, तो आईएस कोड ने एक फार्मूला दिया है ये बीम और स्लैब का, जो पहले बताया मैंने आपको। एम यू बराबर 0.87 एफ आई ए एस टी डी 1 माइनस एफ आई एस टी अपॉन एफ सी के बी डी। इसमें सारी वैल्यू आपके पास में मोमेंट की है, एफ आई है, ए एस टी निकालना है, डी है, एफ आई है, ए एस टी कैलकुलेट करना है, एफ सी के और बी और डी है। तो सिर्फ अननोन क्या है ए एस टी। तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बढ़ाकर आप ए एस टी की वैल्यू निकाल लेंगे। सपोज करो ए एस टी की वैल्यू आ गई 1000 mm स्क्वायर। अब आपको डिसाइड करना है 16 mm का सरिया लेना है 20 mm का, तो एक बार डाया के एरिया से उसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ बार आ जाएंगे। सपोज करो 3.4 आए बार तो उसको 4 बार लेंगे, 5.2 आए तो भी उसको 6 बार लेंगे अगले राउंड फिगर में। या बार का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो कि सपोज करो 16 और 20 का भी रख सकते हो बीम में, या 20 और 25 का भी रख सकते हो, 16 और 12 का भी रख सकते हो। वो डिपेंड करता है आपका एएसटी जितना है उतना आपको प्रोवाइड करना है। इस एएसटी को इससे भी चेक कर सकते हो आप। कैसे? मिनिमम एएसटी, मैक्सिमम एएसटी। मिनिमम आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया, मैक्सिमम जो आईएस कोड की गाइडलाइन है 4%, तो उसके अनुसार भी चेक कर सकते हैं, उसके अंदर रहना चाहिए, मिनिमम से कम नहीं और मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं। डिफ्लेक्शन चेक, डिफ्लेक्शन चेक भी आपको बता रखा है, तो ये चेक करो मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए एल अपॉन डी की 20 और आपकी प्रोवाइडेड वैल्यू कितनी है एल अपॉन डी की, वो इसके बराबर या इससे कम है तो आपका सेफ है। और फिर आगे इसमें कई बार मॉडिफिकेशन फैक्टर भी यूज कर लेते हैं। फिर बॉन्ड के लिए चेक करो एल डी। पिछले लेक्चर वीडियो में आपको बताया हुआ एल डी डेवलपमेंट लेंथ, ये लेक्चरल में बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ नॉट मोर देन m1 अपॉन वी प्लस L0। तो ये इसको मैं डिजाइन में आपको बताऊंगा डिटेल इसकी। तो एल डी का मान इससे कम या इसके बराबर होना चाहिए या इसका मान इससे ज़्यादा हो, अदरवाइज बॉन्ड में फेल हो जाएगा बात। ये माउंटेबल रेजिस्टेंस, ये शियर फोर्स, ये सपोर्ट से आगे कितना लिया सपोर्ट के सेंटर से, वो L0, डी और 12 फाई मैक्सिमम तक ले सकते हो। और एल डी की वैल्यू आप 0.87 एफ फाई अपॉन 4 टाउ बी डी से निकाल सकते हो कि कितना मिलीमीटर एल डी देना है सपोर्ट पर। ये सपोर्ट का चेक। शियर डिजाइन,
शियर डिजाइन का आपको पूरा वीडियो पिछला है कि टाउ वी टाउ सी से आप कंप्लीट शियर कर सकते हो। तो शियर का मतलब स्टीरअप का डाया 8 mm, 2 लेग्ड स्टीरअप, और उसकी अलोंग लेंथ स्पेसिंग क्या आएगी, और उसको आईएस कोड की गाइडलाइन के अनुसार आपको उसको फॉलो करना है कि मैक्सिमम स्पेसिंग 0.75D और 300 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और डिज़ाइन में कहाँ दोगे, पास पास सपोर्ट पर, और दूर दूर कहाँ दोगे, सेंटर पर। नेक्स्ट, ड्राइंग ऑफ द सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एंड एल सेक्शन, कि इस तरह से इस रेक्टेंगल बीम का डिजाइन करने के बाद इसका एल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन दिखा सकते हो। एल सेक्शन में आपको कर्टेलमेंट का पता लग जाएगा, और इसमें आपका विड्थ और डेप्थ और नीचे कितना एएसटी है और स्टीरअप है, ये सारा आपको पता लग जाएगा। तो डिजाइन से पहले ये आपको डिजाइन स्टेप बहुत ज़रूरी है, ये आने चाहिए, ताकि हम सिंगली बीम का डिजाइन करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करने पड़ेंगे, जिनकी वजह से हम डिजाइन एज पर आईएस कोड के अनुसार कर सकें। तो आई थिंक ये चेक है। जब अगर चेक नहीं पूछे तो डिजाइन में तो एएसटी तक का ही हो गया, यहाँ एएसटी तक हो गया, ये आपका डिजाइन हो गया। लेकिन अगर अप्लाई द चेक आल्सो, उस केस में शियर का, डिफ्लेक्शन का, बॉन्ड का, से बीम का डिजाइन हो, स्लैब का हो, वो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर फ्लेक्सर का डिजाइन तक पूछे तो एएसटी, मतलब डिजाइन का मतलब ही क्या है कि उसका बीम का क्रॉस सेक्शन क्या दे और उसमें एएसटी कितना है। और अगर जब चेक पूछे तो उसमें डिफ्लेक्शन का चेक है, बॉन्ड का चेक है, शियर का चेक है, और लास्ट में उसका डायग्राम या क्रॉस सेक्शन एल सेक्शन ड्रा कर सकते हो। तो इस तरह से आज आपने देखा कि सिंगली बीम रीइंफोर्समेंट के लिए डिजाइन स्टेप क्या क्या होने चाहिए, जिनकी मदद से हम एज पर आईएस कोड बीम का डिजाइन कर सकते हैं। थैंक यू।